हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान 360 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान 360 अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है और इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मित्रों, अनअकैडमी से अपन किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके वहां पर आप ढेर सारे ऑफ़र, ढेर सारी फ्री क्लासें और आप वहां पर सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। अबाउट मी, मेरे बारे में थोड़ा जानना चाहते हो तो दोस्तों, मैं एमए मनोज कुमार, एमए बीएड नेट, स्पेशलाइजेशन हिंदी, संस्कृत एंड साइकोलॉजी। और यहाँ पर जो बात चल रही है वो चल रही है दोस्तों किस विषय की? हिंदी विषय की। यदि दोस्तों थोड़ी सी टीचिंग एक्सपीरियंस की भी बात करूँ तो मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर अपन जो बातें करें वो करें कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास ये अपनी चल रही है। मित्रों, हिंदुस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने को देखो क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब प्लेटफॉर्म है। डेली लाइव क्लास, जिसमें दोस्तों डेली लाइव क्लास के अंतर्गत आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पोल में आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों नंबर 2 बात की जाए तो स्ट्रक्चर कोर्स है और स्ट्रक्चर कोर्स से एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, इन एग्ज़ाम की सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से अपन लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं उसी प्रकार ये कोर्स लाइन टू लाइन सिलेबस अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और बहुत ही शानदार सिलेबस है। और यदि मित्रों बात करें लाइव टेस्ट एंड क्विज़ की, तो मित्रों लाइव टेस्ट एंड क्विज़ के अंतर्गत आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं और साथ ही साथ टेस्ट की आप डिटेल में स्टडी करके अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस की यदि अपन दोस्तों बात करें तो अनलिमिटेड एक्सेस के अंतर्गत आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें मित्रों जितने डिवाइसों पर देखना चाहिए उतने डिवाइसों पर देख सकते हैं। इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। इसका मतलब अनलिमिटेड एक्सेस भी बहुत शानदार बात है। अनलिमिटेड एक्सेस यदि आप ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे आरपीएससी का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मित्रों आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान दें 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का, यानी 1 महीने से लेकर के 12 महीने तक का सिलेबस उपलब्ध है और 24 मंथ का सिलेबस उपलब्ध है, मतलब 2 वर्ष का। मित्रों 2 वर्ष के लिए मैंने फोकस क्यों कर रखा है? 2 वर्ष के लिए केंद्र बिंदु इसलिए कर रखा है दोस्तों, क्योंकि मित्रों देखिएगा 1 वर्ष का अगर सिलेबस लेते हैं तो वो कितने रुपए में आ रहा है? 7,000 रुपये में आ रहा है। और यदि इसमें 1 महीने का और काउंट कर दे अपन, यानी 1400 रुपये और काउंट कर दे तो ये कितने महीने का हो जाता है? 24 मंथ का, अर्थात 2 साल का जो सिलेबस है वो 8,400 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाता है। और यदि इसमें भी आप छूट पाते हैं तो मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज़ कर सकते हैं। यदि मनोज10 यदि रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का इफाजा हो जाएगा, मतलब फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और 12 महीने का सिलेबस परचेज करते हैं तो वो 7,000 से घट करके 6,300 रुपये मिल जाएगा। और 2 साल के लिए सिलेबस परचेज करते हैं तो वो 8400 रुपये से 7,560 रुपये में मिलेगा मात्र, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के अंतर्गत अपन हिंदी व्याकरण के टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे और हिंदी व्याकरण के टेस्ट सीरीज़ का भाग 4 है। सॉरी भाई, आज की इस सेशन के अंतर्गत अपन बात करेंगे वो करेंगे हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज। हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज के भाग 4 की बात करेंगे दोस्तों। और भाग 4 के अंतर्गत यदि अपन बातें करें तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है दोस्तों अपने पास वो निकल करके आता है कि निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? आपको ये बताना है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। दोस्तों यदि अपन शब्दों की बात करें तो ये रचना के आधार पर शब्द पूछे जाते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर शब्द पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं, एक कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं, और एक होते हैं वो कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। कौन शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका खंडन नहीं होता है। यौगिक शब्दों के अंतर्गत दोस्तों अपन जो पढ़ते हैं
वो पढ़ते हैं क्या, संधि पढ़ेंगे अपन, उपसर्ग की बात करेंगे यानी संधि है, उपसर्ग है, क्या है, प्रत्यय है, और क्या है, समास है, क्या है, समास है। लेकिन समास में किसको छोड़ दीजिए, भावव्रीहि समास को छोड़ दीजिए, क्योंकि भावव्रीहि समास के समस्त उदाहरण है वो कैसे होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। ओके, तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया, वो पूछा गया अपने से रूढ़ शब्द। तो देखिएगा, वाचनालय का अगर खंडन करें तो होता है वाचन प्लस क्या, आलय। क्या होता है, वाचन प्लस आलय होता है। हो गया कि नहीं हो गया। समतल की बात करें तो ये सम प्लस क्या होता है दोस्तों, तल होता है, यानी सम प्लस तल होता है, मतलब सम उपसर्ग है, हिंदी भाषा का उपसर्ग है ये। विद्यालय की यदि बात करें तो दोस्तों ये क्या है भाई, विद्या प्लस क्या है दोस्तों, आलय है। विद्या प्लस क्या है, आलय है, ठीक है। और पशु शब्द की बात करें तो दोस्तों पशु शब्द किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ शब्द है, अर्थात इसका क्या नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है। वाचनालय और विद्यालय के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना, ठीक है। वाचन के लिए आलय होता है और किसके लिए, विद्या के लिए आलय होता है। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि यौगिक शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है कि इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है। क्या बताना है, यौगिक शब्द कौन सा है। देखिएगा दोस्तों, पहला शब्द लिखा आपके पास पंकज, पंक प्लस जय होता है ये। पाठशाला लिखा हुआ है, पाठ प्लस शाला होता है। दिन रूढ़ शब्द है। जल प्लस जय, इसका मतलब इन तीनों शब्दों में भाई ऑप्शन नंबर 3 की बात की जाए तो रूढ़ शब्द है, यानी इसका खंडन होता ही नहीं है। अब ये तीनों के तीनों शब्द होते तो योग है, यानी योग तो है इनमें। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्मावा। जल पानी को ही कहते हैं और जय जन्मावा होता है। इसका मतलब ये किसके लिए रूढ़ हुए शब्द है, कमल के लिए रूढ़ हुए शब्द है। इसका मतलब ये कैसे शब्द है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द है। और योग रूढ़ शब्द किस समास के उदाहरण होते हैं, तो भावव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। किस समास के उदाहरण होते हैं, भावव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। पाठशाला की यदि बात करें तो ये है क्या, पढ़ने के लिए शाला। क्या, पढ़ने के लिए क्या दोस्तों, शाला, पढ़ने के लिए क्या, शाला। इसका मतलब ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है, संप्रदान तत्पुरुष समास ही है। कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका मतलब आराम से किया जा सकता है। किस समास का उदाहरण हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ओके, चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होता है। पहला दिया आपके पास पक्षी, दूसरा दिया आपके पास पुत्र, तीसरा दिया आपके पास बावली, चौथा दिया आपके पास भिक्षा। बताइएगा कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। इसका 3 ऐसे शब्द हैं वो तत्सम है और एक ऐसा शब्द है जो कि तद्भव दे रखा है। देखिएगा दोस्तों, बावली जो शब्द दिया गया है वो कैसा शब्द है आपके पास, तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ओके, देखो जैसे भिक्षा दे रखा है, भिक्षा तत्सम होता है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है भीख। क्या होता है, भीख होता है। पुत्र तत्सम शब्द है और इसका होता है पूत तद्भव। क्या होता है, पूत तद्भव होता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कहते नहीं कहते, यदि पुत्र अच्छा है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो कमा लेगा, और यदि पुत्र बुरा है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो कमाए हुए को भी ठीडे लगा देगा, है ना। तो पक्षी, पक्षी का क्या होता है मित्रों, पंछी होता है। क्या होता है, पंछी होता है। इसका मतलब पक्षी का क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। ठीक है, तो पक्षी का पंछी हो गया, पुत्र का पूत हो गया और भिक्षा का क्या हो गया, भीख हो गया। और बावली है वो कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, अर्थात हिंदी भाषा का शब्द। तद्भव शब्द किन्हें कहा जाता है दोस्तों, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए, लेकिन उच्चारण तथा लेखन की सुविधा को देखते हुए, किसको देखते हुए, उच्चारण तथा किसको, उच्चारण तथा लेखन, उच्चारण तथा लेखन की सुविधा को देखते हुए इनमें क्या कर लिया गया, परिवर्तन या बदलाव कर लिया गया। परिवर्तन या क्या कर लिया गया, बदलाव कर लिया गया। और परिवर्तन या बदलाव किए जाने के कारण उन शब्दों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ओके गाइस, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथे प्रश्न की।
चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और चौथा प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा क्या कहा गया चौथे प्रश्न में कि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है, आपको संज्ञा बताना है, संज्ञा से संबंधित पूछा गया है कि सेना में संज्ञा कौन सी होती है। दोस्तों देखो, भारतीय शब्द है वो है विशेषण, और किससे बना विशेषण है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। भारत प्लस ई बराबर क्या बन गया, भारतीय बन गया, तो इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। होना क्या होती है दोस्तों, क्रिया होती है, ठीक है। शक्तिशाली क्या है, विशेषण शब्द है, और शक्तिशाली भी कितना, बहुत शक्तिशाली, इसका मतलब ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। अंग्रेजी में एडवर्ब के रूप में काम लिया जाता है। और यदि सेना की बात करें तो दोस्तों सेना शब्द है वो है क्या, समूह या समुदायवाचक, क्या है, समूह या फिर समुदायवाचक संज्ञा है, समूह या फिर समुदायवाचक। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, दो पार्टीशन है किसके, जातिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा के दो भाग, दो हिस्से बनाए जाते हैं, जिसमें एक तो होता है अपने पास वो होता है कौन सा, समूह या समुदायवाचक। कौन सा होता है, समूह या फिर क्या होता है, समुदायवाचक होता है। और एक होता है वो होता है क्या, द्रव्य या फिर क्या होता है, पदार्थवाचक होता है। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट बने हुए, एक तो समूह या समुदायवाचक और दूसरा द्रव्य या फिर पदार्थवाचक। ये आंग्ल भाषा से ग्रहित है। आंग्ल भाषा मतलब किससे है, अंग्रेजी से है, ठीक है, इंग्लिश से है। ये अंग्रेजी भाषा से सीधे के सीधे हिंदी भाषा में ग्रहित किए गए हैं, दोनों ही समूह या समुदायवाचक और द्रव्य या फिर पदार्थवाचक। द्रव्य का मतलब होता है केवल लिक्विड, क्या होता है, केवल लिक्विड अर्थात तरल होता है। और द्रव्य के अंतर्गत ठोस तथा तरल दोनों आ जाते हैं, यानी द्रव्य में तो केवल क्या आता है, तरल ही आता है, ठीक है, घी है, छाछ है, पानी है, तेल है, दूध है। लेकिन द्रव्य के अंतर्गत तरल तथा ठोस दोनों को सम्मिलित किया जाता है, तरल और ठोस दोनों को सम्मिलित किया जाता है। यानी घी, तेल, दूध, छाछ, पानी के साथ साथ सोना है, चांदी है, तांबा है, पित्तल है, लोहा है, इनको भी अपन सम्मिलित कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सेना शब्द के अंतर्गत कौन सी संज्ञा है, समूह या समुदायवाचक है। लेकिन बट समूह या समुदायवाचक यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो समूहवाचक किसका पार्टेशन है, जातिवाचक संज्ञा का। कहता है कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास 5वां कहा गया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। देखो क्या कहा गया है, समुद्रगुप्त भारत का क्या नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों एक चीज़ का जरूर ध्यान दें कि यदि कोई शब्द व्यक्ति सूचक होता है, क्या होता है, व्यक्ति सूचक होता है, और व्यक्ति सूचक शब्द की यदि किसी अन्य को क्या दे दी जाती है, उपमा दे दी जाती है। यदि व्यक्ति सूचक शब्द को उपमा के रूप में काम में ले लिया जाता है तो उपमा के रूप में काम में लिए जाने के कारण उसके अंतर्गत कौन सी संज्ञा हो जाती है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर नेपोलियन शब्द है वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन नेपोलियन शब्द की क्या दिए जाने के कारण, उपमा देने के कारण, किसको, समुद्रगुप्त को उपमा देने के कारण इस शब्द के अंतर्गत जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होगी। इसका ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर है मित्रों, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों आपके पास 6वें प्रश्न की बात करें तो 6वां प्रश्न क्या है, देखिएगा 6वें प्रश्न में क्या कहा गया है। 6वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। उक्त वाक्य के अंतर्गत सर्वनाम है, बताइएगा आपको सर्वनाम बताना है। देखो धीरे धीरे की बात करें तो ये है क्रिया विशेषण, क्या है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया के होने की रीति यानी ढंग को बोध करा रहा है। बोलना क्या होती है दोस्तों, क्रिया होती है, ठीक है। सुनना क्या होती है, क्रिया होती है। न क्या होती है दोस्तों, नकारात्मकता ही है, नकारात्मकता है। लेना क्या है दोस्तों, क्रिया है। अब आपके पास सर्वनाम एक ही बचा, वो बचा कोई। मुझे एक बात बताओ यार कि कोई क्या है, कोई क्या है, कोई स्पष्टता थोड़ी है, तो इसका मतलब अस्पष्ट अनुमान है। अस्पष्ट अनुमान, अस्पष्ट अनुमान या फिर किसका बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहा है, अनिश्चितता का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। अस्पष्ट अनुमान या अनिश्चितता का बोध करवाता है। वहाँ पर सर्वनाम की यदि बात करें तो दोस्तों कौन सा होता है,
एनएस से वाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? एनएस से वाचक सर्वनाम होता है। इसका मतलब यहाँ पर इस वाक्य में यदि सर्वनाम की बात करेंगे तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? एनएस से वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए दोस्तों 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दलित द्राक्षा। दलित द्राक्षा में विशेषण है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि दलित द्राक्षा में विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है? आपको मैं इतना बता देता हूँ कि दलित किसके लिए काम लिया जाता है? गरीब के लिए काम लिया जाता है। तो इसका मतलब मैं बार बार आपको एक बात बताई थी, वहाँ पर भी बताई थी जब आपको विशेषण पढ़ाया था उसमें भी, कि दशाबोधक शब्द होते हैं। यानी जैसे गरीब है, क्या है? अमीर है, क्या है? गरीब है, अमीर है। स्वस्थ है, क्या है? स्वस्थ है, क्या है भाई? रोगी है ना? बीमार है, क्या है? बीमार है। ये कैसे शब्द है दोस्तों? ये सभी के सभी शब्द हैं वो कैसे हैं? अवस्था बोध दशाबोधक है, और दशाबोधक किस में है? गुणवाचक में है। ठीक है, ओके। तो किसके अंतर्गत हो जाएंगे ये? मतलब दलित द्राक्षा के अंतर्गत यदि विशेष की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। और गुणवाचक मतलब किसका बोध करा रहा है? दशा का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? दशा का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? दशा का बोध करा रहा है। ठीक है, इसका अर्थ किया जा सकता है क्योंकि दलित द्राक्षा में विशेषण है तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ओके, दशाबोधक शब्द हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 8वें प्रश्न का आपको जवाब देना है कि 8वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। दीजिए जवाब। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है दोस्तों? देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द है। आपको ये बताना है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मतलब शुद्ध शब्द कौन सा है? अधोपतन, अधिपतन, अधःपतन या आधःपतन? बताइएगा सही कौन सा है? अधःपतन सही है दोस्तों। कौन सा है? अधःपतन सही है। जैसे दोस्तों अपन कहते हैं प्रातः प्लस क्या? काल। प्रातः प्लस काल, विसर्ग जो का त्यों रह जाता है यहाँ पर। प्रातः प्लस काल का क्या बन जाएगा? प्रातः काल बन जाएगा। और क्या हो जाएगा? मनः धन कामना का क्या बन जाएगा? मनः कामना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मनः धन कामना से मनः कामना बन जाएगा। और ऐसे ही देखो पय प्लस पूत आ जाता है। पय प्लस पूत आ जाता है तो पयोपूत मत बना देना, पय पूत का पय पूत ही रहता है। ऐसे आता है पय प्लस पान। क्या आता है? पय प्लस पान। तो पय पान ही करना है, पयोपान मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से वय प्लस कर्म लिखा हुआ है, वय प्लस कर्म से वयोकर्म मत बना देना, गलत हो जाएगा, वय कर्म ही रहता है। ठीक है। रजय प्लस कर्ण, देखो रजय प्लस क्या? कर्ण बराबर क्या बनेगा? रजय कणी बनेगा। क्या बनेगा? रजय कणी बनेगा, रजो कर्ण मत बना देना। अब यहाँ पर गलती कर सकते हैं आप गलती किसकी कर सकते हैं? ओ की गलती कर सकते हैं कि आप ओ बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यदि उसके बाद कै चय पै से शब्द प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो ओ बनाया गया वो गलत है, सही नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, किया जा सकता है इसका मतलब। 9वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 9वें प्रश्न में आपसे वही पूछा गया है कि सभी शुद्ध है, मतलब ऐसा विकल्प चुनना है जिसके अंतर्गत सभी के सभी शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिए हुए हैं। बताइएगा। पहले ऑप्शन में पहला शब्द लिखा हुआ है जीवा। जीवा ऐसे नहीं लिखा जाता बेटा, जीवा ऐसे लिखा जाता है, जीवा। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ओके, किया जा सकता है। चातुर्यता ऐसे नहीं होता है, चातुर्यता या तो चातुर्य होगा या फिर क्या होगा? चतुरता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी शब्द में ये और ता प्रत्यय दोनों का एक साथ यदि आप प्रयोग कर देते हैं तो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे कि अपन ने शब्द लिख दिया क्या? सौंदर्यता। यदि सौंदर्यता लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्या तो होगा ये दोस्तों? क्या? सुंदरता, या फिर क्या होगा? ये होगा सौंदर्य। क्या होगा? सौंदर्य। क्यों? क्योंकि एक शब्द को दो बार भाव का सूचक नहीं बनाया
जा सकता है। इसका मतलब इस प्रकार की स्थिति हो तो वो गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन दिया जाता है आजकल ऐसा। यहाँ लिखा हुआ उपरोक्त, उपरोक्त नाम का शब्द नहीं होता है, शब्द होता है उपर्युक्त। क्या होता है दोस्तों? उपरोक्त नाम का कोई शब्द नहीं होता, होता है उपर्युक्त। इसका मतलब ये भी तो क्या है, गलत है। और यहाँ पर यदि बात करें तो जीवा वाला और जीवा वाले वह कर लेना है, जीवा और अत्युक्त ये शब्द सही है। जागृत जानते हैं आप, जागृत, जागृत, ठीक है, जागृत। और वेधव्य होता है शब्द, ये क्या होता है, वेधव्य होता है, वेधव्य होता है। चलिए साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ी सी काट पीट है इसमें। शब्द होता है वेधव्य, वेधव्य। वेधव्य शब्द का निर्माण कैसे होता है? विधवा में ये प्रत्यय जुड़ने से वेधव्य बनता है। विधवा में ये प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है, वेधव्य बनता है। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 10वें प्रश्न की यदि अपन बात करें तो दोस्तों 10वां प्रश्न आपके पास क्या दस्तक दे रहा है, देखिएगा कि किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है, अशुद्धि है या नहीं, अशुद्धि नहीं है। यानी इसका मतलब शुद्ध शब्द चुनाव करना है, जैसे कि शुद्ध शब्द कौन सा है। उच्छ्वास नहीं दोस्तों, उच्छ्वास में 6 के नीचे क्या आता है, हलंत आता है, जो कि नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब उच्छ्वास में 6 के नीचे हलंत आएगा। संग्रहित में री आता है, रे नहीं आता है। और यहाँ पर ये और ता प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग हो गया है, इसका मतलब गलत हो गया। ये होगा साम्य या फिर होगा समता। मूल शब्द है सम, क्या है, सम। सम में ये प्रत्यय जोड़ोगे तो साम्य बनेगा, और सम में ता प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, समता बनेगा। और अनुग्रहित शब्द है वो क्या है, शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, 11वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द है। आपको ये चुनाव करना है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, मतलब शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर लिख रखा है व्यावसायिक। व्यावसायिक नहीं होता है, शब्द क्या होता है, व्यावसायिक होता है। क्या होता है, व्यावसायिक होता है। इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। तत्वावधान में तत्व में त डबल आता है, तत्वावधान होता है मित्रों, तत्व प्लस अवधान होता है। इसका ये भी गलत हो गया। और निरोध में नी छोटी आती है, निरोध, ठीक है। और प्रागैतिहासिक शब्द की यदि बात करें तो दोस्तों ये होता है प्राग प्लस ऐतिहासिक। क्या होता है, प्राग प्लस ऐतिहासिक होता है। वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल करके आगे से स्वर जुड़ जाएगा, आई जुड़ जाएगा। इसका नाम प्रागैतिहासिक शब्द क्या है, सही है। प्राग का अर्थ होता है पहले। क्या होता है, पहले होता है। ये संस्कृत भाषा का अन्य उपसर्ग होता है अपने हिंदी में, और इसे संस्कृत में कहते हैं उपपद या अव्यय, ठीक है। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न आपके वो पूछा गया है, वो पूछा गया है किससे संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर एक बात कर देता हूँ मैं, ये लो लिख दिया मैंने, यहाँ पर शब्दोपदेश है, नाम ध्यान रखना। देखिएगा 12वां प्रश्न है आपके पास कि इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी के कारण क्या है, अशुद्ध है। वर्तनी के कारण अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी के कारण अशुद्ध है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो वर्तनी के कारण क्या दिया हुआ है, अशुद्ध दिया हुआ है या अशुद्ध है। पहला है वो लिखा हुआ है, कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा देखी नहीं, प्रतीक्षा की। ये तो किस संबंधी अशुद्धि भी, क्रिया से संबंधित अशुद्धि है। कुकर्मों के कारण उसके तन पर कालिक पुत गई, तन पर नहीं शरीर पर कालिक पुत गई। कालिक तो जानते हो क्या, काड़ो मुंडो वह है कुनी वह, तो इसका मतलब मुख होता है, काड़ो मुंडो वो भी, यानी बुरा कर्मा के कारण काड़ो मुंडो वो। इसका तन मतलब शरीर होता है, मुख जानते हैं आप। तो इसका मतलब कुकर्मों के कारण उसके मुख पर कालिक पुत गई, न कि तन पर कालिक पुत गई। इसका मतलब ये किस संबंधी अशुद्धि बेटा, अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि है। तो अनुपयुक्त शब्द, अनुपयुक्त यानी उपयुक्त शब्द नहीं है, उचित शब्द नहीं। जब शब्द को हटाकर दूसरा शब्द लिखते हैं अपन तो अनुपयुक्त शब्द होता है, उस संबंधी अशुद्धि है। महात्मा के शब्दोपदेश में जीवन का सार मिलता है। शब्दोपदेश नाम का शब्द नहीं होता है, शब्द होता है सदुपदेश। क्या होता है, सदुपदेश होता है, ठीक है। तो सदोपदेश नाम का शब्द नहीं होता है, शब्द होता है क्या, सदुपदेश होता है। सदुपदेश मतलब सत प्लस क्या होता है, उपदेश होता है। सत प्लस क्या होता है, उपदेश होता है, यानी अच्छे उपदेशों की बात की जाती है। इसका मतलब ये किस संबंधी दोष है, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। और अपने ठीक रास्ते पर हैं, अपन ठीक रास्ते पर है, अपन
ठीक रास्ते पर है। ठीक है, यहाँ पर ये एरर है जो कि किस संबंधी है, सर्वनाम संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। इसका उसने पूछा था किस संबंधी, वर्तनी संबंधी। वर्तनी मतलब मात्राओं संबंधी, मात्रा छोटी बड़ी लगाना, मात्रा का प्रयोग सही नहीं करना, इस प्रकार की स्थिति की है। 13वां प्रश्न आपके पास वो है कि डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि आपको ये बताना है। क्या संज्ञा संबंधी है, विशेषण संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है या फिर क्रिया संबंधी। चुनाव कीजिएगा कि डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्या है, अशुद्धि है। आपको इसका चुनाव करना कि कैसी अशुद्धि दी हुई है, इसमें बताइएगा फटाफट। देखिए दोस्तों, इसमें से किस को हटा दिया जाए, वह को हटा दिया जाए। इसका मतलब डाकुओं का सरदार अली बाबा था, इसका मतलब ये वह क्या है, सर्वनाम। इसका मतलब अनुचित सर्वनाम का प्रयोग किया गया है या अनावश्यक रूप से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब किस संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 14वें प्रश्न की। और 14वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। 14वें प्रश्न में क्या कहा गया कि किस क्रमांक में क्या परिमाण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मुँह से अपन अर्थ निकालते हैं, वो निकालते हैं माप नाप या फिर क्या तौल। क्या ये तीनों के तीनों शब्द यानी माप नाप तौल, ये क्या मात्राएं हैं, क्या मात्रा है, बिल्कुल मात्रा आ जाएगा। और परिणाम मतलब क्या हो जाएगा, नतीजा हो जाएगा। इसका मतलब परिमाण मात्रा होता है और परिणाम क्या होता है, नतीजा होता है। ठीक है, किया जा सकता है। इसका मतलब यह आसानी से किया जा सकता है दोस्तों कि परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा होता है, और परिणाम मतलब क्या होता है, नतीजा होता है। क्या होता है, नतीजा होता है। इसका मतलब आसानी से या सरलता से संपन्न किया जा सकता है इसको। ओके गाइज, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न आपके पास है और 15वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर दीजिएगा। सभी उत्तर दे सकते हैं इसका दोस्तों कि किस क्रमांक में प्रसाद बालाजी के चाला प्रसाद तो ले लो, है ना। शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। सही अर्थ भेद क्या होता है, प्रसाद लेते हो, प्रासाद लेते हो, प्रसाद ही तो लेते हो, प्रसाद लेते हो, इसका मतलब उसको क्या कहा जाता है, कृपा। क्या कहा जाता है, कृपा कहा जाता है। और प्रासाद का मतलब होता है क्या, महल। इसका मतलब प्रसाद है वो तो होता है कृपा, और प्रासाद का मतलब होता है क्या दोस्तों, महल होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 16वें प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, ये टॉपिक मेरे पढ़ाए में तुम्हारे को सभी आसानी से कर सकते हो। अब तो किस क्रमांक में क्षति क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, आपको ये बताना है। क्षति का मतलब हानि होता है, तो हानि यहाँ पर भी दे रखा है, हानि यहाँ पर भी दे रखा है। यहाँ आगे देखो, क्षति के बाद क्षिति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षिति दिया हुआ है। क्या क्षिति आकाश को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। क्षिति शब्द है वो दोस्तों स्त्रीलिंग है। इसका मतलब स्त्रीलिंग सूचक ही तो अर्थ आएगा ना। आकाश तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। इसका मतलब हानि तथा क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि तथा पृथ्वी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अर्थ निकालने के 2 ऑप्शन आप काट सकते हैं। 2 में आप तुलना कर लीजिएगा, कंपेरिजन कर लीजिएगा, तुलना करके उसका उत्तर निकाला जा सकता है आसानी से, सरलता से, सहजता के साथ अपन उसको संपन्न कर सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 17वां प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है देख लीजिएगा। 17वें प्रश्न में कहा गया है कि किस क्रमांक में कृतज्ञ कृतघ्न, क्या लिखा हुआ है, कृतज्ञ कृतघ्न, ये विलोम भी आपस में एक दूसरे के क्या है, विलोम भी है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब एकल शब्द में भी पूछे जाते हैं। इनको एकल शब्द भी कह सकते हैं, एकल शब्द भी कहा जा सकता है। ठीक है, कृतज्ञ कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थ या सही क्या भेद है। रचित टूटा हुआ होता है, उपकार को
न मानने वाला और उपकारी होता है, या कृत कार्य बंधन युक्त होता है, या फिर उपकार मानने वाला उपकार न मानने वाला होता है। दोस्तों यहाँ पर यदि वन वर्ड आता है कि उपकार को मानने वाला, यानी किए गए उपकार को मानने वाला, तो किए गए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए काम लेते हैं, वो लेते हैं दोस्तों क्या, कृतघ्न। क्या काम लेते हैं, कृतघ्न। तो इसका मतलब क्या, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हुए या नहीं है, हो गए, अर्थ के आधार पर अपोजिट है, देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, युग्म शब्द के संबंध में पूछ सकता है, जो पूछा हुआ आपसे। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ सकता है, विलोम में आ सकता है, कि विलोम शब्दों के अंतर्गत ये हेल्प कर देता है कई बार, क्योंकि निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म है वो सुमेलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति का आप ध्यान रखिएगा, रूबरू रहेगा ऐसी स्थिति से, ठीक है। चलिए दोस्तों, 18वां प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है। 18वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, 18 में पूछा गया भैया कि दिन का जिस प्रकार से दिवस होता है, ये बता रहा है अगला कि दिन के लिए जिस प्रकार अपन दिवस कह सकते हैं, उसी प्रकार गृह के लिए क्या कह सकते हैं। क्या गृह के लिए सदन कह सकते हैं, महल कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, या शहर कह सकते हैं, बताइए क्या कह सकते हैं। आता है तुम्हारे कि दिन का दिवस होता है, उसी प्रकार गृह का क्या होता है, गृह का क्या होता है, क्या सदन होता है, महल होता है, गांव होता है, या फिर क्या शहर होता है। जवाब दीजिएगा फटाफट। क्या, वेरी गुड। क्या कहते हैं मित्रों, सदन। क्या कहते हैं, घर सदन, बोलते नहीं बोलते हैं घर सदन। इसका मतलब दिन का दिवस होता है, उसी प्रकार से सर गृह का क्या होता है, सदन होता है। वेरी गुड। 19वां प्रश्न आपके पास है। 19वें प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रसिद्ध का पर्याय क्या होता है, प्रसिद्ध का पर्याय क्या होता है। यदि दोस्तों प्रसिद्ध के पर्याय की बात करें तो प्रसिद्ध का पर्यायवाची क्या होता है, पर्याय मतलब ऐसे कह सकते हैं समानार्थी। क्या, समानार्थी मतलब समानार्थ देने वाला होना चाहिए। क्या प्रसिद्ध के लिए विद्वान लेते हैं, कुख्यात लेते हैं, बुद्धिमान लेते हैं, या फिर प्रख्यात लेते हैं। प्रख्यात शब्द का लेते हैं। प्रख्यात का विलोम क्या होता है, प्रख्यात का विलोम क्या होता है, प्रख्यात का विलोम होता है कुख्यात। प्रख्यात मतलब अच्छी ख्याति, अच्छी प्रसिद्धि जिसकी फैली हुई है उसको क्या कहा जाता है, प्रख्यात कहा जाता है। और जिसकी बुरी ख्याति अर्थात बुरी फैल चुकी है जिसकी, या बुरी है प्रचलित बातें जिसके लिए, वो होता है कुख्यात। इसीलिए तो कहते हैं ना अपन कि कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ऐसा नहीं कि विख्यात आतंकवादी मारा गया, है ना, विख्यात। कुख्यात प्रख्यात लिखा हुआ है, यहाँ पर विख्यात भी कह सकते हैं अपन, इसको क्या कह सकते हैं, विख्यात कह सकते हैं, ठीक है। विख्यात या प्रख्यात दोनों ही शब्द सही होते हैं। विख्यात प्रख्यात दोनों का अपोजिट होता है, वो होता है कुख्यात। यहाँ पर आपके पास एक शब्द लिखा विद्वान। क्या लिखा, विद्वान। विद्वान पुल्लिंग शब्द होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, क्या होता है, विदुषी होता है। क्या होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है, ठीक है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, कई बार ऐसा वाक्य आ जाता है, मेरे मित्र की पत्नी क्या है, विद्वान है। तो मित्रों वो लिंग संबंधी अशुद्धि है, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान नहीं विदुषी है, ठीक है। बुद्धिमान पुल्लिंग होता है, बुद्धिमती स्त्रीलिंग होता है। बुद्धिमान पुल्लिंग होता है, बुद्धिमती क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। 20वां प्रश्न आपके पास लिखा है कि किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंतर्गत सही विलोम शब्द प्रयोग तो नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा गया है, वो लिखा गया है कदाचार का दुराचार, दूसरा लिखा हुआ है गौरव का लाघव, तीसरा लिखा हुआ है गरिमा का लगिमा, चौथे में लिखा हुआ है अभिज्ञ का अनभिज्ञ। दोस्तों अभिज्ञ मतलब क्या होता है, जानकार होता है, बता चुका मैं बहुत बारी। अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, अनजान होता है, अनजान कह सकते हैं अपन, अज्ञानी कह सकते हैं इसे अपन मूर्ख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। गौरव, गौरव मतलब किससे बनाए, गुरु से बनाए, गौरव गुरु से बनाए, और लाघव किससे बनाए, लघु से बनता है। तो दोस्तों मुझे बताओ गुरु का लघु होता है नहीं होता है, गरिमा का क्या लघिमा होता है नहीं होता है, होता है। लेकिन सर कदाचार का दुराचार नहीं होता है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, सदाचार का अपोजिट है वो क्या होता है, दुराचार होता है, और दुराचार का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, सदाचार होता है। क्या होता है, सदाचार होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि सदाचार का विलोम क्या होता है, दुराचार होता है, बिल्कुल, और दुराचार का विलोम क्या होता है, सदाचार होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा
कि कदाचार का विलोम सदाचार होता है, लेकिन सदाचार का विलोम, कदाचार का विलोम सदाचार होता है, लेकिन सदाचार का विलोम कतई क्या नहीं होता है, कदाचार नहीं होता है, सदाचार का विलोम होता है दुराचार। क्या होता है, दुराचार। तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि ये पूछा भी काफ़ी बार जाता है, कदाचार के लिए दे देता है, कदाचार का विलोम दुराचार नहीं होता है दोस्तों, या दुराचार का कदाचार नहीं होता है, कदाचार का सदाचार और दुराचार का भी क्या होता है, सदाचार होता है, लेकिन सदाचार का क्या होता है, दुराचार होता है। ओके, 21वां प्रश्न लिखा हुआ आपके पास कि अनुकूल है ना, अनुरूप का प्रतिरूप होता है, ध्यान रखना, अनुरूप का क्या होता है, प्रतिरूप होता है। अनुकूल पूछा गया, अनुकूल का विपरार्थ या विपरीतार्थ है, विपरीतार्थ विलोम शब्द कोई कहते हैं, जिसका विपरीत अर्थ होता है, जिसका उल्टा अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका विपरीत अर्थ होता है, उल्टा अर्थ होता है, यानी क्या पूछा गया है, विलोम शब्द ही पूछा गया है इसके, कि अनुकूल का विपरीतार्थ शब्द है, यानी विपरीत अर्थ वाला, विपरीत प्लस अर्थ हो जाएगा, विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों चुनाव कर लीजिएगा आप कि कौन सा होगा सर इसमें से, तो आप चुन सकते हैं और वो चुन सकते हैं। क्या दोस्तों, क्या होता है, प्रतिकूल होता है, क्या होता है, प्रतिकूल होता है। तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल हो जाएगा। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा कि आप सभी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। आगे वाला आपके पास वो है मुहावरा, मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और कहा गया है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, चैन से बंसी बजाने का अर्थ है, मतलब बैठ के आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं भाई, क्या प्रश्न करना होता है, दुख दूर करना होता है, मौज करना होता है, या फिर लापरवाह हो जाना होता है। आपको ये बताना है कि चैन की बंसी बजाने का या बजाना का क्या अर्थ होता है, प्रसन्न करना होता है, दुख दूर करना होता है, मौज करना होता है, या फिर लापरवाह है हो जाना होता है। दोस्तों बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाने का जो मूलतः अर्थ होता है वो होता है दोस्तों मौज करना। क्या करना, मौज करना। देखो चैन की बंसी बजाना, इसका मतलब मैं या तुम्हारे में से कोई चैन की बंसी बजा रहा है, तो प्रसन्न करना किसी दूसरे को थोड़ा करना, अपने को दुख दूर करना, किसके दुख दूर करने भाई, चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है मौज करना। क्या करना होता है, मौज करना, यानी मज़े करना। क्या करना, मज़े करना, यानी अपनी मस्ती में मस्त रहना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, यानी किसी की कोई परवाह न करना। ठीक है, अपने ख्वाबों ख्यालों में डूबे रहना, है ना, इसका नाम मौज करना होता है। 23वां प्रश्न आपके पास है, वो है हृदय सम्राट। क्या है, हृदय सम्राट का अर्थ होता है मनमोजी व्यक्ति होता है, मनमोजी व्यक्ति होता है, वो तो मस्त मिजाज वाला व्यक्ति होता है। मनमोजी क्या होता है, मस्त मिजाज वाला व्यक्ति होता है, अपने मन की सुनता है और अपने मन के अनुसार कार्य करता है। शक्तिशाली व्यक्ति होता है, ये इसका तो शक्तिशाली मतलब है, हो सकता है क्योंकि वो धन बल और विद्या से संपन्न हो। हृदय सम्राट की बात नहीं है, पर उदार हृदय वाला व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति वो तो उदार होता है। क्या होता है, उदार ही है, यानी उदार हृदय वाला व्यक्ति। और हृदय सम्राट, हृदय सम्राट का मतलब क्या होता है कि जो हर एक के हृदय में समा जाता है, हर एक के हृदय में समा जाता है, मतलब हर एक के हृदय से उसके प्रति बहुत ही अच्छे भाव, अच्छे विचार उद्दीप्त होते हैं। इसका गुण अत्यंत प्रिय है। क्या होगा, ध्यान रखने का, तीसरे नंबर ऑप्शन का चुनाव किया, कहीं ने गलत है ये। क्या होगा मित्रों, हृदय सम्राट का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यंत प्रिय। क्या होता है, अत्यंत प्रिय होता है। ओके, प्रिय नहीं होता है शब्द, प्रिय होता है। क्या होता है, प्रिय नहीं होता है, ये शब्द होता है प्रिय, नाम से ही सीखा करो। क्या होता है, प्रिय होता है। इसका मतलब अपन जो शब्द बोलते हैं प्रिया, तो प्रिया शब्द नहीं होता है, परिया होता है। क्या होता है, परिया होता है ना। इसमें पह आधा है और री है और या, परिया है ये। इसका मतलब अपन शब्द तो सर क्रिया भी बोलते हैं, क्रिया नहीं होता बेटा, क्या होता है, क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। 24वां प्रश्न आपके पास, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, विरोध करना, कई स्थानों के पानी की जांच करना, या समझदारी से कार्य करना। आपको फटाफट इसका जवाब देना है कि क्या होता है।
बहुत बार तुम कहते हो ना कि सर हमने तो घाट घाट का पानी पी लिया है, घाट घाट का पानी पी लिया है। घाट घाट का मतलब पानी कैसे पी लिया है कि सर हमने एसएससी की एग्ज़ाम दे दी, एसएससी जीडी की दे दी, 10+2 की दे दी, सीपीयू की दे दी, एसआई की दे दी, है ना, एलडीसी की दे दी, है ना, पटवार की दे दी सर, फर्स्ट ग्रेड की दे दी, सेकंड ग्रेड की दे दी सर, आरएस की भी दे दी। इसका मतलब क्या कर लिया आपने, घाट घाट का पानी पी लिया, घाट घाट का पानी पी लिया। इसका मतलब आपने अलग अलग परिस्थितियों का क्या कर लिया, अनुभव कर लिया, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव कर लिया। यानी परीक्षा देने के साथ साथ सर हमने व्यक्तियों के व्यवहार और व्यक्तियों के आचरण को भी बहुत अच्छे प्रकार से जाना है। इसका अलग अलग परिस्थितियों का क्या कर लिया, अनुभव कर लिया। जैसे कि आप घर से निकले और तैयारी करने के लिए यहाँ पर या फिर किसी शहर के अंदर चले गए, किसी शहर में अभी भी रह रहे हो और तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब अपने शहर से परिचित होने के साथ साथ दूसरी जगह से भी क्या हुए, परिचित हो गए और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप आपने यदि अपने आप को ढाल लिया, इसका मतलब आपने हर एक प्रकार की परिस्थितियों या फिर स्थितियों को देखा है और स्थितियों को क्या रखते हुए, यानी स्थितियों को नोटिस करते हुए या स्थितियों को अंकित करते हुए आपने उन स्थितियों और इन दुविधाओं को सहते हुए अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका अलग अलग परिस्थितियों का क्या होना, अनुभव होना, मतलब घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपके पास और वो है कि किस शब्द में यह प्रत्यय है। आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंतर्गत यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फटाफट जवाब दीजिएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो जिसके अंतर्गत यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंतर्गत यह प्रत्यय का दोस्तों प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन आपके पास गंतव्य, दूसरा वेधव्य, तीसरा ज्ञातव्य, चौथा है द्रष्टव्य। बताइएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किसी परीक्षा में। किस शब्द में यह प्रत्यय है, आपको बताना है किस शब्द में यह प्रत्यय। आपको ये रूबरू होना है कि सर किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा। हिंदी दोस्तों वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके 25-30 जितने प्रश्न आते हैं वो पूरे के पूरे भी सही हो सकते हैं और हो सकता है पूरे के पूरे भी गलत हो जाए यदि ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि यह सब्जेक्ट ही ऐसा है। यदि ये इज्जत करवाता है अपने आप की, या अपनी इज्जत करवाता है तब बहुत करवाता है, और जब हिंदी कराने लगता है तो हिंदी भी बहुत तगड़ी कराता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गंतव्य यानी इसका मतलब इसमें गम धातु है, गम प्लस कौन सा प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय। ज्ञातव्य की यदि बात करें तो कौन सी धातु है, इसमें ज्ञा धातु है और तव्य प्रत्यय इसके अंतर्गत। और द्रष्टव्य की बात करें तो धातु कौन सी इसमें दोस्तों, दृश्य धातु है, दृश्य प्लस क्या है ये, तव्य। और वेधव्य अभी बताया था मैंने तुम्हारे को कि वेधव्य में मूल शब्द क्या होता है, विधवा होता है, और विधवा में यह प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बनता है, वेधव्य बनता है। विधवा प्लस ये बराबर क्या बनता है, वेधव्य बनता है। विधवा प्लस ये बराबर वेधव्य बनता है। ओके, विधवा प्लस ये बराबर वेधव्य बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 के अंतर्गत वेधव्य जो शब्द लिखा हुआ है उसमें यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों, ये छुट्टी के दौरान आपके हिंदी व्याकरण के टेस्ट सीरीज के भाग 4 की बात हो चुकी है। यानी भाग 1 की बात कर ली, भाग 2 की बात कर ली, भाग 3 की बात कर ली, भाग 4 की बात कर ली। यानी 4 टेस्ट दे चुके हैं। हिंदी व्याकरण की संपूर्ण व्याकरण के समावेश किया गया है, और संपूर्ण व्याकरण से अपन ने कितने टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है, 4 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है, 4 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। टेस्ट सीरीज का भाग 1 पढ़ चुका है, भाग 2 पढ़ लिया, भाग 3 पढ़ लिया और भाग 4 पढ़ लिया। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान 360 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि दोस्तों आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, और वो भी कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, मैं 2 वर्ष की ओर ज़्यादा केंद्र बिंदु करना चाहूँगा तुम्हारे को कि 2 वर्ष के लिए लेते हैं और उसकी फीस आपके पास 8,400 रुपये। और यदि दोस्तों आप मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज करते हैं तो आपको 10% यानी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स आपको 10% के डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए लें, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार है, क्योंकि बार बार फीस पे करने की बजाय एक ही बार फीस पे की जाए, वो है कितनी, 2 साल के लिए
इसका 2 साल के लिए मित्रों कोई सी भर्ती देख लो 2 साल के अंतर्गत ही क्या हो पाती है, संपन्न हो पाती है। अगर 2 साल के अंतर्गत ही संपन्न हो पाती है, इसका मतलब बार बार सिलेबस परचेज करने की बजाय एक ही बार परचेज किया जाए या एक ही बार चुनाव किया जाए। वैसे दोस्तों देखो, अगर देखें ना तो क्योंकि 1 वर्ष का जो सिलेबस आ रहा है वो सिलेबस आ रहा है आपके पास 7,000 रुपये का। कितने का आ रहा है? 7,000 रुपये का। और उसमें 1 मंथ का मतलब 1 मंथ का और 1400 रुपये और काउंट करें तो ये आ रहा है 8,000 कितने में? 400 रुपये में। कितने में आ रहा है? 8,400 रुपये में आ रहा है। 7,000 का आप 10% डिस्काउंट करके 12 महीने के लिए भी खरीद सकते हैं, 1 साल के लिए भी खरीद सकते हैं। ठीक है। ओके मित्रों, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार है दोस्तों सभी का। ओके मित्रों, धन्यवाद सभी को। और यदि आप के कोई डाउट रहा हो, शंका रही हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप ये चीज़ पूछ सकते हैं कि सर हमारी ये संशय रहा है या फिर हमारी ये शंका रही है। बिल्कुल संशय आपके या डाउट है आपके वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, यदि कोई डाउट है, कोई संशय है, कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके मित्रों, सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। ओके, धन्यवाद।